हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को भाई स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट से एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका जीओसी का होगा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर होगा। जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसी के रिगार्डिंग आपका ये लेक्चर रहेगा, और ये पूरी जीओसी जो है वो आपकी चलने वाली है यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताइए ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है क्या? देखिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर जीओसी। आपको पता है आज से क्वांटा केमिस्ट्री पर बैच जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं क्वांटा केमिस्ट्री ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ये जो जीओसी का लेक्चर है ये पूरा का पूरा आपका यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू रहने वाला है। तो आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बेसिक्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो हमें हर चीज़ें यहाँ बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम इजीली रिएक्शंस के अंदर वहाँ पे कर सकते हैं, रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। उनमें जो भी कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे होती है? क्योंकि इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल में हर एक टॉपिक इतना इंटरमिक्स नहीं होता है, मतलब एक टॉपिक के अंदर किसी दूसरे टॉपिक के वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मिक्स नहीं रहते हैं। तो वहां पे अगर हमें किसी सेपरेट टॉपिक को भी अगर हम पढ़ते हैं, सेपरेटली हर एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन या मैं कहूं आपके पास एक टॉपिक के दूसरे टॉपिक के अंदर वहां पे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, और इन्वॉल्व रहते हैं तो यहाँ पर हमें बेसिक चीजें सीखना एक तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरी चीज यहाँ पर एक सीक्वेंस हमारे लिए मैटर करता है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखनी है, चाहे वो जेई वाला बच्चा हो, चाहे नीट वाला हो, चाहे नेट वाला हो, चाहे गेट वाला हो, चाहे जेम वाला हो, चाहे बीएससी कर रहा हो, कोई भी बच्चा हो, अगर उसको ऑर्गेनिक सीखनी है तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में अगर मिक्स होकर के सवाल आएगा तो हमें एक सीक्वेंस सीखना बहुत ज्यादा, मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठाया और उसको पढ़ने बैठ गए तो वहां पर वो चीजें हमें इतनी कोई खास समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पे आप इंडिविजुअल किसी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे एक सीक्वेंस मैटर करता है। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि हमें किस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए और जीओसी का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, बुक की भी बात कर लेंगे भाई, ठीक है। अभी थोड़ा सीख लीजिए, उसकी बाद बुक की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और कब क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहला टॉपिक हमें जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा बेसिक पोर्शन है, जो ऑर्गेनिक के एक बेस तैयार करके देगा। क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हमें एडवांस चीजें नहीं आ पाएंगी। तो हमें सबसे पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेसिक पोर्शन, यहाँ पे फंडामेंटल टॉपिक है, तो ये बेस एक तैयार करके देगा। इसके पैरेलल में हमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिक से लेकर डायनामिक तक आपको यहां पर पता होनी चाहिए। कैसे स्टीरियो, कोई भी टॉपिक के अंदर स्टीरियो इन्वॉल्व अगर कर देता है तो उसको किस तरह से डील करना है, हमें ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर, अगर मेरे जीओसी के पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपने जीओसी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, हम नॉर्मली दो चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे। एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी रिएक्शंस की केमिकल प्रॉपर्टी में जीओसी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, हमें उनकी स्टेबिलिटी, जैसे आयंस हो गए या कोई मॉलिक्यूल हो गया, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में नॉर्मली यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेसिक से हमें डायनेमिक तक पढ़ना होता है। तो ये जो हमें पैरेलली ये दोनों टॉपिक चलाने होते हैं, क्योंकि ये
दोनों टॉपिक ही आगे के जो बेस है, आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके सबसे बड़े हथियार हैं। उसके बाद अगर आपने जीओसी सीख लिया है तो यहां पर सब, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने कहा कोई भी हमारे पास अगर रिएक्शन है, जैसे यहां से मेरे पास ये रिएक्टेंट था, इसमें हमने कोई रिएजेंट डाला और हमें क्या मिला, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, और इंटरमीडिएट से क्या बना, प्रोडक्ट। अगर हमें यहाँ पे इस इंटरमीडिएट के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस इंटरमीडिएट से क्या प्रोडक्ट बनता है, अगर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तो वहां पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर अगर मुझे इन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो रिएक्शंस पढ़ते हैं, और रिएक्शंस की अगर मुझे स्टडी करनी है तो मुझे इंटरमीडिएट के बारे में पता होना चाहिए कि उनका यहाँ पे क्या, यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा, दूसरा उसका स्टेबिलिटी कैसे होगी, किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में, तीसरा यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नॉर्मली हमें सीखने पड़ेंगे रिएक्शन इंटर। और जब हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं कि उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका स्टेबिलिटी कैसे आती है, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हमें थर्ड चीज यहां पे जो पढ़नी पड़ती है वो रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब यहां पे जीओसी और रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म हमें कब पढ़नी है, जब रिएक्शन रिएजेंट हमारे पर, रिएक्शन इंटरमीडिएट और जीओसी अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इस तरह की रिएक्शंस किस टाइप से होंगी, जैसे हम SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उनके अंदर रिएजेंट का रोल क्या होगा, लिविंग ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तब हम यहां पे डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट के बारे में नॉलेज है और सबस्ट्रेट के बारे में भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, और फिर रिएक्शंस के साथ हम नॉर्मली डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म से एडवांस जो रिएक्शन मैकेनिज्म वहां तक पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर मेरे पास रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है तो हम यहां पे रिएजेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। यहां पे रिएजेंट हो गया, रिएजेंट में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना, रिएजेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर मुझे यहां पे जैसे रिएजेंट पढ़ लिया, नेम रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, हम क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बना लिया। कब स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका, जब यहाँ पे जीओसी हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई, ये सारी चीजें अगर मेरी स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो हम यहाँ पे रिएजेंट हो गए, नेम रिएक्शन हो गई, इनके साथ चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन हो या आपके पास कोई भी नेम रिएक्शन हो तो वो आप यहाँ पर डील कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे पेरीसाइक्लिक, एक पेरीसाइक्लिक जो होगा वो इंडिविजुअल टॉपिक होता है, कोई खास यहाँ पे इंटरकनेक्ट नहीं रहता है यहाँ पे किसके साथ, इन रिएक्शन से। तो यहाँ पे पेरीसाइक्लिक थोड़ा इंडिविजुअल टॉपिक सा रहता है जिसमें कोई खास यहाँ पे इनका रोल नहीं रहता है, तो हमें यहाँ पेरीसाइक्लिक टॉपिक जो है वो हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे हम हेट्रोसाइक्लिक की बात कर सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक की बात कर सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, या फिर बायोमोलिक्यूल्स, या हम क्या कह सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये सारी चीजें हमें बेसिकली 1 बाय 1 करके यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। जैसे उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर सकते हैं, स्पेक्ट्रो जैसे NMR हो गया, आपका UV हो गया, जैसे IR हो गया, जैसे मोसबोर हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, मास हो गया, ये सारी चीजें हम बेसिकली कवर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली किसी अननोन कंपाउंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप पूछते रहेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से ये हम एक सिक्वेंस मैनर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है। अब हम बात जो करने वाले हैं
वो हम यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए पूरा का पूरा जीओसी आपका चलने वाला है ऐसे यूट्यूब के ऊपर ही, तो यहाँ पर आप बच्चे, सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, या आप चाहो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। आज से बैच स्टार्ट भी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहे तो आप कॉल कर सकते हो हमारे नंबर पे, और या फिर ऑफलाइन विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला ही आता है कि हम जीओसी क्यों पढ़ते हैं, वाई रीड जीओसी। यहाँ पे हमें सबसे पहला ही हमारे मन में क्या आएगा, वाई रीड जीओसी। जीओसी ही क्यों पढ़ते हम, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे सबसे पहला अगर हम बात करें कि जीओसी जो है वो हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर, तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हम बेस तैयार करने के लिए, बेस में अगर पूछा जाए क्या क्या चीजें यहाँ पे तैयार करती है, तो हम सिंपल सा 2 लाइन में यहाँ पे बोल सकते हैं। एक तो हमें किसी रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करने में, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टू एक्सप्लेन यहाँ पे टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को एक तो एक्सप्लेन करने का काम करता है। ठीक है, आप कहोगे सर केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया रिएक्शन से, कि जो भी रिएक्शन है उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेगा कौन, जीओसी। जीओसी जो है उस केमिकल प्रॉपर्टी, मैं ये कहूं उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए मदद करता है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम जो जीओसी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्यों है, तो मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, दूसरा किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकता है, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और आयंस को भी एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। अब आपका सवाल होगा कि सर कैसे एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी को, कैसे केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। उन सभी चीजों का आंसर हमें जीओसी में सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है। इस पूरी की पूरी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमें बेस तैयार करके देगी, उसमें बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें आखिर पढ़ते क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें यहाँ पे कि जीओसी के अंदर क्या क्या चीजें बेसिकली हमें पढ़नी होती है, हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, के बारे में हमें पढ़ने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में, तो यहां पे 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है भाई। एक तो विदाउट रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और दूसरा यहां पे विद रिएजेंट जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आप कहोगे सर विदाउट रिएजेंट कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, या उसके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विदाउट की हम बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पे बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे सर पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, या सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है सर, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास यहां पे पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। दूसरा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और पाई बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, रेजोनेंस। तीसरा यहां पे और कैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो हम कहेंगे भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों के थ्रू भी हो सकता है। सिग्मा और
पाई बॉन्ड दोनों के थ्रू भी हो सकता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां इसको जब सिग्मा और पाई बॉन्ड के थ्रू दोनों का इलेक्ट्रॉनिक, यहां दोनों के थ्रू यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे हम क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम देंगे। इसे हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब जैसे मैं तुम्हें कहूं कि दिल्ली से मुझे जयपुर जाना है, दिल्ली से मुझे कहां जाना है, जयपुर जाना है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हम किस किस मोड के थ्रू जा सकते हैं, तो हम कहेंगे भाई कार जा सकते हैं, भाई बस जा सकते हैं, भाई एयरप्लेन जा सकते हैं, भाई यहाँ पे आपके पास ट्रेन जा सकते हैं, भाई पर्सनल अपने जो भी बाइक से जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपके पास मोड होंगे। सेम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मोड के थ्रू हो सकता है। यहां पे किस किस के थ्रू हो सकता है, भाई पाई बॉन्ड के थ्रू यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो उसे हम रेजोनेंस कहेंगे। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम लेंगे। तो हम उसे क्या कह देंगे भाई, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम लेंगे। आपका सवाल होगा सर विद रिएजेंट कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस किस में होगा, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो हम कहेंगे विद रिएजेंट अगर हम बात करें, विद रिएजेंट भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। किस किस के थ्रू हो सकता है, इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक के थ्रू हो सकता है, और यहां इलेक्ट्रोमेरिक। अब क्या होते हैं ये सब, ये तो हम इजीली यहां पे डिस्कस करेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनको क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बेसिकली विद रिएजेंट में हम इंडक्टोमेरिक पढ़ सकते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक के बारे में यहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा यहां पे और क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टेरिक फैक्टर का। यहां पे स्टेरिक फैक्टर का क्या रोल रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टेरिक हिंड्रेंस का या किसी रिपल्सन जो हो रहे हैं उन रिपल्सन्स का क्या रोल रहता है, ये सारी चीजें यहां पर भी बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहां कुल मिलाकर के हमें यहां पे स्टेरिक का और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फैक्टर हमें पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी पढ़ने हैं और स्टेरिक फैक्टर। और बाद में जब ये दोनों चीजें हमारी कंप्लीट होंगी तो हमें इनके एप्लीकेशन पार्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी बेसिकली हमें पढ़ना पड़ेगा, कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई कैसे करें, इनके बारे में भी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ, यहां से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ जीओसी, यहां पे कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा। इनके एप्लीकेशन के बारे में आप कहोगे सर एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे यहां पे सबसे पहला जो एप्लीकेशन होगा वो हम यहां एरोमेटिसिटी का पढ़ सकते हैं, यहां पे एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। दूसरा एप्लीकेशन एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री। और तीसरा एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये बेसिकली तीन एप्लीकेशन यहां पे हमें पढ़ना होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है जीओसी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, पूरा का पूरा आपका चलेगा। यहाँ पे पहला लेक्चर है और ऐसे ही आपका हर रोज आपकी क्लासेस होंगी और उसके थ्रू आपके यहाँ पर लेक्चर आते रहेंगे। तो जो भी बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अपने जेम 24 का टारगेट कर रहे हैं, जो नेट जून 23 का टारगेट कर रहे हैं या गेट 24 का टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वो भी अफोर्डेबल नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे यूट्यूब पर हमारे चैनल पे आप पढ़ सकते हो। तो सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस बुक की बात वो करेंगे, हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद इसकी भी बातें करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीजें यहाँ पे हमने ये तो सारी चीजें क्या सीखी भाई, ये तो सारी चीजें क्या सीखी कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ये बेसिकली हमने सीखा कि क्या क्या चीजें हमें बेसिकली पढ़नी है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे भाई, यहाँ पे कि यहाँ पे हम बात करेंगे रेजोनेंस। सबसे पहला यहाँ पे विद रिएजेंट और विदाउट का मतलब और समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझना है
तो मुझे यहां विदाउट रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा और विद रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इसको थोड़ा सा एक बार यहां पर देखना होगा। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करते रहे भाई, सभी बच्चे कमेंट जरूर करते रहे। चलिए सबसे पहला टॉपिक यहां पर आता है, यहां पे विदाउट रिएजेंट कैसे इलेक्ट्रॉन का यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। विदाउट रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम विदाउट रिएजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे विदाउट इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स है, यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, ये मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया और इस मॉलिक्यूल में यहां पे हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि भाई यहां पे ये लोन पेयर जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं, यहां पे अपने लोन पेयर यहां पे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आगे की तरफ अगर शिफ्ट होंगे तो हम कहेंगे भाई एक लोन पेयर तो यहां पे इसकी तरफ डोनेट कर दिया, तो यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। मतलब यहां पे ये डोनेट किया है तो क्या आया है पॉजिटिव और इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो यहां क्या आ गया नेगेटिव। मतलब ये जो लोन पेयर था ये कहां हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के थ्रू आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहां पे क्या हो गया, मतलब यहां पे एक पोजीशन से इलेक्ट्रॉन जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इसी को ही हम क्या बोलेंगे भाई, रेजोनेंस नाम देंगे। इसी को ही हम कहते हैं रेजोनेंस। आपका सवाल होगा चलिए बहुत बढ़िया सर, अब यहां पे मैंने कहा विदाउट रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ट्रांसफर। इसमें मैं किसी रिएजेंट की हेल्प नहीं ली, जो मॉलिक्यूल मेरे पास था उसी मॉलिक्यूल के थ्रू हमने यहां पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं यहां पर विद रिएजेंट। दूसरी अगर हम बात करें तो विद रिएजेंट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं विद रिएजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो मैं क्या कहूंगा भाई, यहां पे विद रिएजेंट अगर बात करूं तो विद रिएजेंट के केस में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे विद रिएजेंट में, तो यहां पे किसी रिएजेंट की हेल्प से, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास एल्कीन है और इस एल्कीन में क्या होगा, यहां पे आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया भाई, इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो यहां पे ये क्या करेगा, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। मतलब यहां पे जो इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट की है, यहां पे रिएजेंट था तब उसको डोनेट कर दी। रिएजेंट अगर नहीं होता तो वह नहीं भी डोनेट करता ना। यहां पे तो हमने विद रिएजेंट मतलब किसी रिएजेंट के हो यहां पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के हैं, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल को। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास बेंजीन है और उस बेंजीन में मैंने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, तो ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा भाई, डोनेट कर देगा। ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा, डोनेट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किया तो हम कहेंगे किसी रिएजेंट हमने लिया और उस रिएजेंट में अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या कर दी, डोनेट। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, यहां बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही होगा। पर ये कैसा होगा, विद रिएजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, विद रिएजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। चलिए और कुछ एग्जांपल ले, जैसे तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास CH3 आयोडीन दे दिया, तो यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया हमने, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां पे अटैक किया और इस आयोडीन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये मेरे पास क्या हो गया, CH3 आ गया। ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया है। तो जैसे ये CH3 जुड़ गया है, ये न्यूक्लियोफाइल ने यहां पे अटैक किया और CH3 आपका जुड़ गया है। अब आप मुझसे अगर मैं पूछूं कि भाई बताइए कि यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हुई है भाई। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल के पास थी और वो किसकी तरफ चली गई, CH3 की तरफ चली गई। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है विद रिएजेंट। अगर यहां से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट होती है विद रिएजेंट में, तो हम इसे इलेक्ट्रोमेरिक यहां पे कहा जाता है, यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, ठीक है।
इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और अगर सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे देखिए किसका बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड की हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इंडक्टोमेरिक। इंडक्टोमेरिक इसका नाम दे देंगे, इसको क्या कहेंगे, सिंपल इंडक्टोमेरिक कह देंगे। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसके साथ भी हमने कोई एक ऐसा रिएजेंट डाल दिया जो इसके साथ नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करेगा, नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करेगा, या हमने कोई ऐसी कंडीशन रख दी जो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करे, तो इसका मतलब यहां पे जरूरी नहीं कोई भी रिएजेंट हमने जो डाला है वो उसके साथ रिएक्ट ही करे, हो सकता है वो उसके रेस्पेक्ट में इनर्ट हो सकता है उसके जैसा ही हो तो रिएक्शन नहीं भी करे। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हर रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन हो, यहां पे जरूरी नहीं है कि हर रिएजेंट के साथ ही हमारी रिएक्शन हो। तो अगर हमारी रिएक्शन हो रही है यहां पे तो हम कहेंगे यहां पे ये देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट होती है तो यहां इलेक्ट्रोमेरिक, और अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हम कहेंगे इंडक्टोमेरिक बन जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन, पर यहां पे हर एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं विद रिएजेंट वाले ये क्या होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। यहां इस तरह के क्या होंगे, टेम्परेरी इफेक्ट होंगे। यहां पे किस तरह के इफेक्ट क्या होंगे, टेम्परेरी इफेक्ट। और यहां विदाउट रिएजेंट की बात करें, किसी रिएजेंट की है ही नहीं और रिएजेंट किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत ही नहीं, तो यहां पे इफेक्ट कैसे होंगे, परमानेंट इफेक्ट होंगे। ये क्या होंगे, परमानेंट इफेक्ट होंगे। परमानेंट इफेक्ट ये होंगे, ये कैसे इफेक्ट होंगे भाई, परमानेंट इफेक्ट होंगे भाई। कौन से, यहां पे विदाउट रिएजेंट वाले कैसे होंगे, परमानेंट इफेक्ट होंगे, और विद रिएजेंट वाले कैसे होंगे, टेम्परेरी इफेक्ट होंगे। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, फटाफट बता दीजिए भाई। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है भाई। बताइए किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। बताइए क्लियर है किसी को, सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे कमेंट करिए और बताइए क्लियर है, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे बढ़ जाए हम। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहां पे सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे कौन सा, यहां पर टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमारे क्या थे, परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट। ये हमारे कौन से हैं, परमानेंट इफेक्ट। और इस तरह के जो इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, टेम्परेरी इफेक्ट होंगे। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हमारा आता है यहां पे रेजोनेंस। रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू पाई बॉन्ड, रेजोनेंस की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू पाई बॉन्ड। नहीं, नॉर्मली पाई इलेक्ट्रॉन, कमलेश अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मली हम डोनेट करते हैं तो वो हमारा, अगर किसी रिएजेंट को डोनेट कर रहे हैं तो वो नॉर्मली हमारा क्या हो जाएगा भाई, वहां पे वो हमारी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक कहलाएंगे। और नॉर्मली अगर सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन रहा है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी डोनेट करें या नॉन बॉन्डिंग की कर रहे हैं तो वो हमारा इंडक्टोमेरिक होगा। मतलब यहाँ पे रिएजेंट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। रिएजेंट अगर यहाँ पे जैसे ब्रेकिंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड की हो रही है, यहाँ पे ब्रेकिंग जो है पाई बॉन्ड की हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पे पहचान सकते हैं कि कौन सा होगा। वैसे हमारे लिए कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं, ठीक है। बेसिकली हमें समझना क्या है, रिएजेंट के बारे में रिएक्शंस के बारे में समझना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है रेजोनेंस, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू पाई बॉन्ड। सबसे पहला यहाँ पे अगर ये हमें समझना है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा कि रेजोनेंस जो है वो हम पढ़ते क्यों हैं। अगर यहाँ पे हमें पढ़ना है तो हम सबसे पहला ही हमारे दिमाग में सवाल क्या आएगा, वाही रीड रेजोनेंस। वाही रीड रेजोनेंस, क्यों हम रेजोनेंस पढ़ते हैं। दूसरा हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि भाई यहां पे व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई, यहां पे पहला तो हमें यहां पे वाही रीड रेजोनेंस, दूसरा व्हाट इज रेजोनेंस, और तीसरा जो हमारे दिमाग में सवाल आएगा वी यहां पे हाउ विल चेक रेजोनेंस, कैसे रेजोनेंस चेक करेंगे, ठीक है। फोर्थ हमारे दिमाग में अगर मान लीजिए मुझे पता चल रहा है कि भाई यहां पे कि जो रेजोनेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम यहां पे वो समझेंगे भाई किस किस रीजंस की वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर रेजोनेंस अगर मुझे समझ में आ गया कि भाई रेजोनेंस होता क्या है, तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि रेजोनेंस यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। तीसरा हमारे पास ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कैसे चेक करेंगे यहाँ पे रेजोनेंस, क्या कंडीशंस आखिर रही होंगी। और फोर्थ है कि जो भी कंडीशन मेरे पास यहाँ पे रेजोनेंस की है वो किस किस मॉलिक्यूल के अंदर सेटिस्फाई करेंगी, मतलब ऐसे कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके अंदर ये रेजोनेंस होगा। तो वह रेजोनेंस अक्कर कि कहां कहां पर ये रेजोनेंस होगा, कहां कहां पर ये रेजोनेंस होगा। ये बेसिकली अगर मुझे रेजोनेंस पढ़ना है तो हमें 4 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझे चारों पॉइंट मुझे समझ में आ गए तो मैं कहूंगा रेजोनेंस हमारे लिए आसान हो गया, और अगर ये चारों पॉइंट नहीं आए तो मैं कहूंगा यहां पे हमें पढ़ने की जरूरत है, यहां पे पढ़ने की हमें जरूरत है, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है वाही रीड रेजोनेंस। वाही का हमें आंसर ढूंढना है। वाही रीड रेजोनेंस सबसे पहला यहां पे आता है। वाही रीड रेजोनेंस, क्यों हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, हमें रेजोनेंस पढ़ने की आखिर क्या जरूरत पड़ी। तो सबसे पहला यहां पे कोई भी अगर रिएक्शंस होती है तो उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है, उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। मतलब पहला हम क्या कहेंगे, टू एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। आप कहोगे सर कैसे मदद करता है, आइए समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पे कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया। जैसे मैंने यहां पर कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिया और हमने क्या किया, यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो हम कहेंगे कि इस यहां पे भाई क्या है, पोलैरिटी डिफरेंस है। यहां पे हम कहेंगे पार्शियली पॉजिटिव है, यहां पे पार्शियली नेगेटिव है, तो यहां पे अटैक कर देगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होकर के हमें जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट देगा वो ये हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा। ये बेसिकली हमें रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा यहां पर। ये हमारे पास जैसे ही रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमारा बना है, तो हम यहां पर जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक करेंगे तो हमें यहां पे एक और इसका प्रोडक्ट हमें यहां फॉर्म होगा। आप कहोगे सर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहां पे एक्चुअल में यहां पे एक प्रोडक्ट ना फॉर्म होकर के यहां पे ये 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से 2 प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एक्सपेरिमेंटली हमें इस तरह का यहां पे मिलता है। मान लीजिए यहां पे अगर ये 2 प्रोडक्ट बने हैं एक्सपेरिमेंटली, पर अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े कि यार मुझे एक्सप्लेन करना पड़े कि भाई यहां पे कैसे ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट बने होंगे, तो एक तो हमारे पास सिंपल है कि भाई कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां पे अटैक करेगा, यहां पे हम कहेंगे भाई जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, या मैं कहूं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो होगा
उस सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक कर गया और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होकर के बन गया। पर सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इस पोजीशन पे अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ही नहीं, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर है नहीं तो अटैक कैसे कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन कार्बन है, यहाँ पर तो क्या है, कार्बन कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे बन गया, ये चीजें हमें बेसिकली यहाँ पर देखनी पड़ेगी। ये चीजें बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखनी पड़ेगी कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। तो अगर मुझे इस चीज को समझना है, अगर मुझे इस चीज को समझना है, तो हम क्या कहेंगे भाई, हम यहाँ पे रेजोनेंस की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है, मतलब ये इस रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में रेजोनेंस हमारी मदद करेगा। आप कहोगे सर कैसे रेजोनेंस, मैंने क्या कहा, अगर पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, अगर पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो तो हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो यहां पर होगा क्या, यहां पे जैसे ही आपके पास ये मेरे पास बॉन्ड था, एक तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां से पाई बॉन्ड को हुआ तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पॉजिटिव आ गया, तो ये मेरे पास बन सकता है। तो हम कहेंगे यहां से ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। ये मेरा कैसा सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। दूसरा क्या होगा कि यहां से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, और अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहां से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहां से क्या होगा, यहां से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, ये मेरे पास O- बन गया। मतलब इस CO की वजह से, ये जो CO था, इस CO की वजह से यहां पर जो पोलैरिटी आने की वजह से यहां इस कार्बन कार्बन में भी क्या हो गई, पोलैरिटी जनरेट हो गई। मतलब यहां पे ये जो सेंटर है इसको यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना दिया। तो यहां पे अगर मुझे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर समझना है तो हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हमारी मदद करेगा। रेजोनेंस ही कहेगा कि भाई यहां से पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हुए हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब किसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन अगर मुझे करना है तो रेजोनेंस की मदद लेनी पड़ेगी हमें। ये जैसे एक और एग्जांपल की हेल्प से देखें, जैसे आपने बचपन में एक रिएक्शंस पढ़ी होगी, जैसे मैंने एक फिनोल ले लिया, यहां पर है मैंने एक फिनोल ले लिया और उस फिनोल में मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया भाई। एक मैंने क्या किया, एक फिनोल लिया और उस फिनोल में मैंने क्या किया, कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया। जैसे ही मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला तो हमें एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हमें यहाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। और आपको टीचर ने बचपन में भी पढ़ाया होगा कि भाई जब भी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है तो हमें यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट ऑब्जर्व होते हैं। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डोनेटिंग प्रोडक्ट यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होंगे। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डोनेटिंग प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑब्जर्व होंगे, यहाँ पे ऑर्थो पैरा। तो सवाल यहां पर उठता है कि मेटा प्रोडक्ट यहां पर क्यों नहीं बनेगा। भाई ऐसा क्या कर दिया मेटा ने कि मेटा फॉर्म नहीं हुआ, और यहां पे मेटा का फॉर्मेशन आखिर क्यों नहीं होता है, इस चीज को भी बेसिकली हमें समझना होगा। आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर भी रेजोनेंस ही हमारी हेल्प करेगा। रेजोनेंस कहेगा कि भाई ये जो लोन पेयर दिख रहे हैं इसको डिस्प्लेस करवाइए, इसको अपनी पोजीशन से आगे की तरफ शिफ्ट करिए, आपको पता चलता चलेगा। कैसे, हम कहेंगे भाई जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करवाया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आगे डिलोकलाइज हुआ, और जैसे जैसे यहाँ पे डिलोकलाइज हुआ तो हमने कहा कि भाई ये लीजिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट जनरेट हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, ये आगे और रेजोनेंस किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये नेगेटिव बन गया भाई, यहां से ये ऑक्सीजन पॉजिटिव आ गया, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास नॉर्मली यहां पर क्या हो गए, प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होने लगे। ठीक है, और यहां से फिर से यहां पर क्या किया, रेजोनेंस किया तो हमें यहां पे क्या मिला, यहां से एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये फाइनली बेसिकली हमें प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब ये मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, और ये जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बनी तो यहां पे हमें क्या देख रहे थे, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहां पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेरे पास है, ये मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रोफाइल उस सेंटर पे जाएगा, उस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो यहां पे मेटा पे क्यों नहीं जा रहा है,
क्योंकि यहां पे जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, इसकी पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहां पे फिर से ऑर्थो, मतलब यहां ऑर्थो और जो पैरा सेंटर है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है एज कंपेयर टू मेटा। मेटा के कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब ऑर्थो पैरा जो सेंटर है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रोफाइल उस सेंटर के ऊपर हम कहेंगे जाना पसंद करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा के ऊपर जाना पसंद करता है, ना कि मेटा के ऊपर। तो इसका मतलब हमें किसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में क्या करता है, मदद करता है कौन, रेजोनेंस। रेजोनेंस किसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में मदद करता है हमारी, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा यहां क्यों हम पढ़ते हैं भाई रेजोनेंस, दूसरा यहां कहता है टू एक्सप्लेन दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए, यहां पे द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। कैसे करता है उसको भी हम बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि भाई एक मेरे पास ये कैटायन, ये नेट नवंबर 2020 के अंदर पूछा भी गया था, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि भाई ये दो मेरे पास कार्बोकेटायन है और इन दोनों में तुम्हें कहा जाए कि बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पूछा जाए क्यों, तो आप तुरंत कहोगे सर यहाँ पे ना रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो उस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट जो है वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, ठीक है। आपसे कहा जाए कि भाई ये मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहें कि भाई यहाँ पे दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम तुरंत कहेंगे भाई मेरे पास फर्स्ट जो है वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। मतलब यहाँ पे फर्स्ट की क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर स्टेबल है। तो इसका मतलब किसी आयंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद कौन करता है, रेजोनेंस। दूसरा, यहां अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया, यहां पे ये मॉलिक्यूल आ गया, अगर कहा जाए इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे भाई फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। मतलब किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है, और दूसरा किसी आयंस की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है कौन, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है वो किसी मॉलिक्यूल या किसी आयंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। तो यहां से हम ये बात समझ सकते हैं कि रेजोनेंस जो है वो दो चीजें एक्सप्लेन करता है। रेजोनेंस जो है वो दो चीजें एक्सप्लेन करता है। पहली चीज क्या होगी, यहां पे स्टेबिलिटी, आयंस हो गए या मॉलिक्यूल हो गया उसकी स्टेबिलिटी, और दूसरा यहां केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल रिएक्शंस कह दीजिए, या केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से रेजोनेंस हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आप सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कि ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ऑर्थो इफेक्ट कब डोमिनेट करेगा, भाई उसकी बात करेंगे, अभी तो ऑर्थो इफेक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। कब डोमिनेट करेगा कब नहीं करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। एक साथ हम नहीं सीखेंगे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे लाइक शेयर करते रहें भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें ना। तो सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें। पता है यहां तक चीजें क्लियर हैं, किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। क्लियर है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हैं? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है ना, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई आगे बढ़े। तो ये बातें आपको समझ में आ गई क्यों पढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है यहां पर है, हमें पढ़ते क्यों है, ये तो हमने सीख लिया। दूसरा आता है व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस आखिर है क्या। सेकंड हमारे दिमाग में सवाल आएगा रेजोनेंस है क्या, व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस है क्या, इसकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं
कि रेजोनेंस क्या होता है भाई, रेजोनेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो यहां से हम क्या बात बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। मैंने कहा कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है और यहां से ये मेरे पास लोन पेयर है, तो हम क्या कहेंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है यही क्या होगा, रेजोनेंस कहलाएगा। कि भाई पाई बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए तो हम कहेंगे इसे रेजोनेंस कहेंगे। और ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और डोनेट कर दिया तो एक लोन पेयर बच गया और उसके दूसरे लोन पेयर की जगह क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जय हो विकास, है ना, प्रणाम भाई। पता है, क्लियर है यहाँ तक की चीजें, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ये तो हमने सीखा कि व्हाट इज रेजोनेंस। तीसरा हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि भाई देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें सीख ली, कि रेजोनेंस होता क्या है उसके बारे में पढ़ लिया। दूसरा हमने सीखा कि रेजोनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ये भी हमने सीख लिया। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, और दूसरा उनकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है कौन, रेजोनेंस, इसीलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई रिएक्शंस पढ़ते हैं, और रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उन केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में मदद करता है कौन, रेजोनेंस। अगर मदद कर रहा है रेजोनेंस तो हमें यह सीखना जरूरी होता है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होगा और किसके अंदर नहीं होगा, मतलब उनकी कंडीशंस के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें हाउ का आंसर ढूंढना था, हमें यहाँ पर हाउ का आंसर जो है वो हमें यहाँ पे ढूंढना था, कि भाई हाउ का आंसर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अगर मुझे हाउ यहाँ पे ढूंढना होगा तो हम कहेंगे भाई इनकी बेसिकली इनकी कंडीशंस के बारे में बात करना चाह रहा है, यहाँ पे किसके बारे में, कंडीशंस के बारे में, कि आखिर कंडीशन क्या क्या रहेंगी, कि वो किस मॉलिक्यूल, हमें कैसे पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है और किसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, यहां पे पहली कंडीशन कहता है अगर कहीं पर भी रेजोनेंस हो रहा है तो उसके पास p ऑर्बिटल होने चाहिए। मतलब पहली कंडीशन में बोलता है मस्ट हैव p ऑर्बिटल, कि उसके पास क्या होने चाहिए, p ऑर्बिटल होने चाहिए भाई। यहां पर है p ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। p ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन कहता है कि भाई p ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा, यहां पे अगर p ऑर्बिटल है किसी के पास भी, अगर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हमारे दिमाग में सेकंड जो सवाल चलेगा वो चलेगा कि भाई यहां p ऑर्बिटल है तो यहां पे उसके एडजेसेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, एडजेसेंट p ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है जिसको रेजोनेंस करना है, तो हम कहेंगे कि इसके एडजेसेंट भी क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि ये दोनों ओवरलैप करके यहां से क्या कर सके, रेजोनेंस कर सके। दूसरा यहाँ पे कहता है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडजेसेंट p ऑर्बिटल। और तीसरी कंडीशन कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे ये दोनों p ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए। मतलब p ऑर्बिटल यहाँ पे p ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम प्लेन में होने चाहिए। यहां पे किस में होने चाहिए, सेम प्लेन, p ऑर्बिटल मस्ट हैव यहां पर सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो हम उसे कहेंगे कि भाई यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। अगर ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कहेंगे यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ऐसी होती है कि रेजोनेंस, यहां पे हमें लगे कि भाई रेजोनेंस, हम कहेंगे नहीं हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल चलेगा कि सर अगर डी ऑर्बिटल आ जाए तो क्या डी ऑर्बिटल कभी भी रेजोनेंस नहीं करेगा? मैंने कहा करेगा।
अगर उसका प्लेन मैच कर गया तो पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, नॉर्मली कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की बातें करते हैं। और अगर बात करेंगे कोई हेटेरोएटम आता है, नॉर्मली कौन से सेकंड पीरियड वाले हेटेरोएटम लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसलिए हम जर्नल केस में यहां स्टेटमेंट यहां पे बोल सकते हैं कि पी ऑर्बिटल होना चाहिए। पर जैसे क्लोरीन आ गया, फास्फोरस आ गया, हम कहेंगे वो भी क्या कर सकते हैं भाई, जैसे सल्फर आ गया, यहाँ पे हम कहेंगे CH2SH है, तो क्या ये रेजोनेंस नहीं करेगा, तो हम कहेंगे भाई करेगा। यहां से कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और एक तरफ हमारा सल्फर है और सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहां से ये हम क्या कहेंगे, डोनेट कर देगा, तो ये रेजोनेंस होगा। यहां से क्या होगा, यहाँ 2p और 3p आपका रेजोनेंस होगा, 2p 3p। बट अगर इसी केसेस में हम क्या ले लेते हैं, CH2 नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 नेगेटिव ले ले और SH ले ले, यहाँ पे SH, तो हम कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड है भाई, नेगेटिव चार्ज है। और सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट d ऑर्बिटल में यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहां पे हम कहेंगे 2p 3d, यहां पे ओवरलैपिंग हो रखी है, 2p 3p, ये 2p 3p और ये 2p 3d। तो यहां पे d ऑर्बिटल जो है वो भी रेजोनेंस कर सकता है। मैंने कहा प्लेन सेम होना चाहिए। नॉर्मली हम यहां पे सेकंड पीरियड वाले हेटेरोएटम लेके चलते हैं, तो इसलिए हम यहां पे एक जर्नल कंडीशंस लगा सकते हैं कि भाई यहां पे हमारा रेजोनेंस तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन कहता है मस्ट हैव पी ऑर्बिटल, कि पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। और तीसरा उस पी ऑर्बिटल के अंदर वो दो पी ऑर्बिटल जो रेजोनेंस करना चाह रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। हाँ, ये जो बैच है वो IIT JAM 2024 के लिए स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट हुआ है भाई शिवा, आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर चल रहा है आपका, डेमो लेक्चर GOC का। तो ये आप अगर चाहो तो जुड़ सकते हो, ऑफलाइन भी स्टार्ट हुआ है और ऑनलाइन भी। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई, ठीक है। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बताइए क्लियर है यहां तक, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं भाई, ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है वेयर रेजोनेंस अक्कर, कहां कहां पर रेजोनेंस होगा और कहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब वेयर रेजोनेंस अक्कर। फोर्थ यहां पर हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई, मैंने कहा अगर ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये अगर मुझे आ जाते हैं समझ में, तो हम यहां पर GOC सीख लेंगे, मतलब पूरा रेजोनेंस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। पहला वही रीड रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में हमने देखा। दूसरा यहाँ पे आप व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है। तीसरा हाउ विल वी चेक रेजोनेंस, और फोर्थ यहाँ पे वेयर रेजोनेंस अकर। तो ये तीनों बातें हमने सीखी। फोर्थ पॉइंट अगर हम सीख गए तो हम कहेंगे यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो हम इजीली सीख जाएंगे, मतलब सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर फीस क्या है, यहाँ पे फीस जो है वो आप कांटेक्ट कर लेना मेरे से कांटेक्ट कर लेना है भाई। यहाँ पे 8285815185, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, 8285815185, ठीक है, इस पे कांटेक्ट कर लेना है यहाँ से 8285815185 पे, ठीक है। जो भी बच्चे चाहते हैं एडमिशन्स के लिए या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास सवाल दिमाग में सवाल चलेगा कि वह रेजोनेंस से कहां कहां पे होंगी, मतलब यहाँ पे ये जो मेरे पास कंडीशन हुई है ना, ये 3 कंडीशन कि पी ऑर्बिटल होना चाहिए, मस्ट हैव पी ऑर्बिटल, दूसरा एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो भी 2 पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं वो दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। ये जो 3 कंडीशन हमने बनाई है, सवाल उठता है कि आखिर ये किस किस केस के लिए, मतलब किस किस केस में यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल के अंदर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी। बेसिकली वो चीजें यहां पर हमें पढ़नी है। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ऐसे कौन कौन कितने मॉलिक्यूल हैं, मतलब यहां टाइप ऑफ रेजोनेंस की बात करना चाह रहा है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। यहां पे हम किसकी बात करना चाह रहे हैं,
टाइप ऑफ रेजोनेंस की बातें यहां पर हम करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो यहां पर, यहां से कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर यहां रेजोनेंस होगा, या मैं ये कहूं जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, वो मैं ही पढ़ाऊंगा कमलेश। ठीक है, जहां जहां पर भी जीओसी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वो मैं ही पढ़ाता चलूंगा कमलेश, वो मैं पढ़ाता चलूंगा भाई, जहां जहां पर भी यूज होगा वो सारी चीजें मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टाइप आता है यहां पे लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस सबसे पहला टाइप आता है यहां पे लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, पहला यहां पे टाइप आता है लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। देखिए लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड रेजोनेंस की बात करनी है तो हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि लोन पेयर किसके पास होता है। लोन पेयर यहां पे किस किस के पास होगा, तो नॉर्मली हमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाना होगा, और यहाँ पे बेसिक चीजें हैं कि यहाँ पे सभी को पता होनी चाहिए बातें तो, कि भाई वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं कि भाई कार्बन का मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 ना, एटॉमिक नंबर क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। तो हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए हम कहेंगे आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, यहाँ पे 2 + 2 4, ये 2 और ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे 1 s और 2 p के यहाँ पे 2 मेरे पास ये हो जाएंगे। मतलब ये जो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, बॉन्डिंग में। ये 4 जो ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पे, ये ऑर्बिटल ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे हम कहते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे कार्बन बनाना पसंद करता है ना। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो अगर मुझे यहाँ पता करना हो कि भाई यहाँ पे किसके पास लोन पेयर होगा, तो हम कहेंगे यहाँ तो बेसिक प्रॉपर्टी है इनकी, तो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, तो ये जो होता है इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉर्मली 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना पसंद करता है, इसलिए कार्बन के पास यहाँ पर कोई लोन पेयर जो है वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो है, कार्बन के पास लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। कार्बन के आगे कौन आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये एक लोन पेयर रखता है और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना पसंद करता है। इसकी फैमिली वाले भी वैसा ही काम कर रहे होंगे, यहाँ पे इसकी फैमिली वाले भी वैसा ही काम कर रहे होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कहेगा कि भाई नॉर्मली मैं 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता हूँ और 2 लोन पेयर रखता हूँ। हेलोजन्स की बात करें तो हम कहेंगे नॉर्मली यहाँ पे हेलोजन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना, 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर रखना पसंद करता है, 3 लोन पेयर रखना पसंद करता है, और यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड बनाना पसंद। इनकी फैमिली वाले भी वैसा ही काम कर रहे होंगे भाई, इनकी फैमिली वाले भी ऐसा ही काम कर रहे होंगे। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मैं कहूंगा आउटरमोस्ट सेल में यहाँ पर क्या होता जाएगा, आउटरमोस्ट सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम इनकी टेंडेंसी जो होगी बॉन्डिंग की वो डिफरेंट होती जाएगी। यहाँ पे हमें वही देख करनी है। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमने पता किया कि किस किस के पास होगा लोन पेयर, तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन के पास तो 1 लोन पेयर होता है उसकी फैमिली वाले के पास, और यहाँ ऑक्सीजन फैमिली वाले के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और नॉर्मली यहाँ हेलोजन फैमिली के पास 3 लोन पेयर होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करते हैं। मैंने कहा कि पाई बॉन्ड यहाँ पे पहला हमारे पास टाइप आता है लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस की मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा जैसे मेरे पास एक कोई एग्जांपल ले लिया, हमने ये केस ले लिया और ये केस ले लिया, तो हम कहेंगे भाई बगल में यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड किससे बनता है, 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड किससे बनता है, 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये लोन पेयर रखा है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे हम कहेंगे ये लोन पेयर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो हमारी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से हम कहेंगे ये नाइट्रोजन है तो यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया और ये मेरे पास लोन पेयर, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और इनके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहां से पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास ये बॉन्डिंग बन जाएगी। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई यहाँ पे इसी को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं,
यहां से इस तरह दिखा देते हैं, तो हम कहेंगे यहां पे हमारा जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो शिफ्ट हो गया, तो इसे लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस का हम नाम दे देंगे। इसे हम किसका नाम दे देते हैं? लोन पेयर पाई बॉन्ड। भाई यहाँ पे जो क्लास होंगी आपको पूरी जीओसी यहाँ पर आपको यूट्यूब पे चलेगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है तो आप जुड़ सकते हो, मैंने कहा कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हो 8285815185 पे। ऑनलाइन जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, यहाँ पे एक लोन पेयर यूज हुआ और पाई बॉन्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे? लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये कोई मॉलिक्यूल है, क्या यहाँ पे सभी बच्चे बताइए कमेंट करके, क्या ये आपस में रेजोनेंस करेंगे या नहीं करेंगे? फटाफट बोलिए, चेक करिए यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं कर हो रही, चेक करिए सभी बच्चे और बताइए। यहाँ पे चेक करके मुझे बताइए क्या यहाँ पे आपका रेजोनेंस जो है वो होगा या नहीं होगा। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं भाई। चलिए, हाँ बीच में क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला आ गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। पर कमलेश मैंने तो यहाँ पे कभी बोला ही नहीं कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इन कंडीशन में से आपको बतानी है कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ऐसा तो कुछ है ही लिखा नहीं कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पे या मैं कहूँ कि भाई ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं कि भाई यहाँ पे आपका कि sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए या sp2 होना चाहिए, ऐसी कोई बातें हमारे पास यहाँ पे कंडीशन में है ही नहीं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई sp3 कार्बन आ गया? ये कैसे बोल सकते हैं कि sp3 कार्बन आ गया? सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, ठीक है। बोले सभी बच्चे, बोलिए भाई, सभी बच्चे बोलिए। क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए, यहां पे अगर मुझे चेक करना है कि कहां पे रेजोनेंस होगा और कहां पे नहीं होगा, तो हम कहेंगे पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि मस्ट हैव पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होना चाहिए, मस्ट हैव पी ऑर्बिटल। दूसरी कंडीशन क्या थी, यहां के एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए, यहां पे सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे पी ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम प्लेन, सेम प्लेन के अंदर होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे वहां पे रेजोनेंस होगा, वहां पे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस होगा। चलिए पहली कंडीशन चेक करते हैं, पी ऑर्बिटल होना चाहिए। हम कहेंगे ये अगर मॉलिक्यूल है तो यहां पे हमारे पास ये लोन पेयर है, तो ये हमारे पास रह सकता है पी ऑर्बिटल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहां पे हमारे पास जो ये मेरे पास था, यहां पे दो पी ऑर्बिटल थे। अब यहां पे एडजेसेंट पे हमारे पास क्या नहीं है, पी ऑर्बिटल नहीं है। आप कहोगे सर कैसे नहीं है, कार्बन है ये तो, और कार्बन है तो कार्बन के पास तो यहाँ px भी होगा, py भी होगा और pz भी होगा। तो यहाँ तो px py pz होगा, 2px है, 2py है, 2pz है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है और आप कह रहे हो p ऑर्बिटल नहीं है, तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे अगर ये जो p ऑर्बिटल जो है ये सिग्मा बॉन्ड बनाने चले गए हैं, इन्होंने सिग्मा जो बॉन्ड है वो बना लिया। और हमें पता है कि भाई रेजोनेंस होने के लिए
पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि पाई बॉन्ड बनाया जा सके। तो ये जो px py pz है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कहते हैं, sp3, मतलब एक s और 3 p मिलकर के यहां पे बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहां पे जो px py pz है ये ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। तो यहां पर पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहेंगे यहां पे रेजोनेंस हमारा नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, यहां एडजेसेंट p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए खाली नहीं है। ठीक है, हाँ, वीकेंड बैच भी स्टार्ट हो गया है आपका। 7 जनवरी से वीकेंड बैच स्टार्ट है भाई, 7 जनवरी से वीकेंड बैच स्टार्ट है। ठीक है, वीकेंड जो बैच है वो 7 जनवरी से, जेम के, नेट के और गेट के। ठीक है, और जो रेगुलर बैच है वो आज से स्टार्ट हो गए, 2 जनवरी से। 2 जनवरी से रेगुलर बैच स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 2 जनवरी से 2 जनवरी से स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जो भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले सकते हो। अगर किसी को कोई इंक्वायरी होती है तो आप 8285815185 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं 8285815185 पे। तो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है 3, वो तीनों पी ऑर्बिटल कहां पे इन्वॉल्व हो गए भाई, सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए है ही नहीं। ठीक है सर, सिलेबस कब तक हो जाएगा, सिलेबस कांटेक्ट कर लेना, मैं सारी डिटेल दे दूंगा भाई, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना कमलेश। ठीक है, सारी डिटेल आपको, सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं वो सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके पास, अगर मेरे पास कोई भी, जैसे हमने 2 केसेस देखे यहाँ पे, एक मेरे पास ये कोई लोन पेयर है और ये केस देखा, और दूसरा हमने यहाँ पर ये कोई केस देखा। तो ये दोनों जो लोन पेयर हैं, अगर हम बात करें इन दोनों लोन पेयर की, तो यहां हम कहेंगे ये जो लोन पेयर है ये मेरा रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कर रहा है तो यहां पे क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, हम कहेंगे भाई ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी। और अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई है तो ये रेजोनेंस कर रहा है, तो जो लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसे कहा जाता है डीलोकलाइज लोन पेयर। जो लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसे क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बोला जाता है। जो लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसे हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। उसे हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर बोला जाता है। जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो लोन पेयर रेजोनेंस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के नाम से जाना जाता है। उसे हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम दोनों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि एक वो लोन पेयर जो रेजोनेंस करते हैं, एक वे लोन पेयर जो रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक अलग अलग नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं, जब हमें क्या पढ़ते हैं भाई, एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम एरोमेटिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद होगा हक्कल रूल जब हम निकालते हैं तो उसमें वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, और एक मेरे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, तो हम कहते हैं कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कंपाउंड जो है वो मेरे पास क्या है, एरोमेटिक है। हक्कल से यहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो कहता है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, एरोमेटिक। मैंने कहा ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 + 2 4 और 2 6। यहाँ पर भी हम कह देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और जब हम वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कभी तो यहाँ पे जब लोन पेयर था तो इसको तो कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं किया, और यहाँ ये वाला लोन पेयर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट हो गया, तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के सिस्टम में जब कभी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट हो जाता है, और कभी लोन पेयर या नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, रेजोनेंस की। ऐसी सिचुएशन में उस एरोमेटिसिटी सीखने के लिए भी रेजोनेंस की हमें मदद लेनी पड़ेगी। हमें रेजोनेंस यह एक्सप्लेन करके बताएगा कि कब जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होंगे, और कब लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उस चीज को यहाँ पे कौन एक्सप्लेन करता है, रेजोनेंस ही। रेजोनेंस कहता है कि जो लोन पेयर पाई बॉन्ड बना लेता है या पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रखा है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी, और जो लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है उसके इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट होते हैं। मतलब यहां पे जैसे ये पाई बॉन्ड बना हुआ है,
ये मेरे पास क्या है, पाई बॉन्ड बना हुआ है भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, पाई बॉन्ड बना हुआ है तो इसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस होगा, तो ये क्या होंगे, रेजोनेंस के होंगे। यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये भी किसके होंगे, ये क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना नहीं रखा है, पर जैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब इन लोन पेयर्स के पास वो एबिलिटी है कि ये पाई बॉन्ड बना सके। इन लोन पेयर्स के पास वो एबिलिटी है कि ये लोन पेयर बना सके। जबकि इन लोन पेयर के पास यहां पे पूछा जाए कि बताइए क्या आप पाई बॉन्ड बना सकते हो, तो ये मना कर देगा, कहेगा मेरे बस का है ही नहीं, यहाँ पे मेरे पास बगल में पी ऑर्बिटल है नहीं, तो मैं डोनेट किसको करूं, जब मेरे बगल में कोई पी ऑर्बिटल है ही नहीं तो मैं डोनेट किसको करूंगा। तो यहाँ पे ये लोन पेयर कहेगा मेरे पास पाई बॉन्ड बनाने की मेरी औकात नहीं है, तो हम कहेंगे ऐसे लोन पेयर जो पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, और ऐसे लोन पेयर जो पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं रखते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं है। मतलब सीधा सा अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई मुझे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अंदर जो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें हो जाएंगे, डीलोकलाइज लोन पेयर। डीलोकलाइज लोन पेयर के अंदर जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो किसका पार्ट होंगे भाई, पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट होंगे। जो भी मेरे पास यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन का होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीलोकलाइज लोन पेयर, जो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं वो भी पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है। जो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं वो किसका पार्ट होंगे भाई, रेजोनेंस का पार्ट होंगे। जो भी लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं वो किसका पार्ट होंगे, रेजोनेंस का पार्ट होंगे। तो ये बातें हम कहते हैं कि अगर मुझे पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो हम बहुत इजीली तवे में आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पाई इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहां पे अगर पूछा जाए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां पूछा जाए तो हम कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई एक पाई बॉन्ड तो है, तो उस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज लोन पेयर है नहीं, तो हम यहां क्या कह देंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। यहां पे हम क्या कह देंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का नाम दे देंगे, ठीक है। यहां पे हम कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, आप सभी बच्चे उनको सोल्व कर दीजिए भाई। यहां पर है कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, उन सभी बच्चे उनको सोल्व कर दीजिए और बताइए किसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा लोन पेयर। दो चीजें बतानी है, लोन पेयर लोकलाइज लोन पेयर है या डीलोकलाइज्ड है, इसके बारे में बताओगे, ठीक है, इसके बारे में। और दूसरा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताओगे। दूसरा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता दोगे, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए भाई सभी बच्चे, ठीक है। ये थर्ड, चलिए फटाफट सभी बच्चे सॉल्व करिए। 5 सवाल है, इसमें 2 चीजें बतानी है, कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन सा लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन सा डीलोकलाइज्ड है, इसके बारे में आप लोग आंसर कर दीजिए। फटाफट करिए, सभी बच्चे करिए भाई, सभी बच्चे करिए, और शेयर जरूर करते रहे अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, इंस्टाग्राम है, उन सभी पर आप लोग शेयर करिए भाई, ठीक है। शेयर कर दीजिए भाई सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए सभी बच्चे बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करिए भाई।
हाँ चलिए, बहुत बढ़िया कमलेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है मेरे पास कैसे है, डीलोकलाइज, बगल में पाई बॉन्ड है तो डीलोकलाइज होगा। यहाँ पे ये लोन पेयर है, बगल में कोई एडजेसेंट पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये कैसा लोन पेयर होगा, लोकलाइज लोन पेयर होगा। यहाँ पे ये लोन पेयर की बात करेंगे तो हम कहेंगे बगल में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे डीलोकलाइज लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है, तो ये लोकलाइज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये जो लोन पेयर है वो मेरे पास कैसा होगा, डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये कैसा होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ये लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड की तरह बिहेव करेगा, बोलिए। और ये जो लोन पेयर है ये इसके बगल में पाई बॉन्ड आ गया है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डीलोकलाइज की तरह बिहेव करेगा। तो जो डीलोकलाइज के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन के जो लोकलाइज लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डीलोकलाइज है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, तो ये पाई बॉन्ड के तो इलेक्ट्रॉन काउंट होंगी, तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलिए। यहां पे बात करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे लोकलाइज है तो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास ये डीलोकलाइज है और ये लोकलाइज है, लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं है, ये डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट होगा, तो यहां से 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां से क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 4 2 6 और 2 8, यहां से टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। यहां पे बात करें तो 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सीखेंगे हम, जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम एरोमेटिक, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है और कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन एसिड बेस केमिस्ट्री में भी यूज हो सकता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन, पहला तो एरोमेटिसिटी में यूज होगा, ये पहला एप्लीकेशन हो गया यहां पे कि भाई एरोमेटिसिटी में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालने में हमारी मदद करेगा। दूसरा एप्लीकेशन जो होता है वो एसिड बेस केमिस्ट्री में भी हो सकता है, एसिड बेस केमिस्ट्री में भी आ सकता है इसका दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो एसिड बेस केमिस्ट्री में। आप कहोगे सर एसिड बेस केमिस्ट्री में कैसे, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा लोन पेयर है जो यहाँ पे लोकलाइज्ड है और एक मेरे पास यहाँ पे ऐसा लोन पेयर है जो डीलोकलाइज्ड है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहाँ पे रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात की जाए, मतलब 1 मोल ऑफ H+ डाल दिया जाए यहाँ पे, तो बताइए ये K1 रेट से जा रहा है, और मैं कहूं यहाँ पे H+ डाल दिया 1 मोल और ये मैं कहूं कि K2 रेट से जा रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे किसकी रेट ज्यादा होगी, तो आप क्या बताओगे भाई, फटाफट सभी बच्चे कमेंट करके बताइए यहाँ पे किसकी रेट ज्यादा होगी, ये आपको कमेंट करना है। तो आप क्या बताओगे, किसकी रेट ज्यादा होगी किसकी नहीं होगी, इसके बारे में आप क्या बताओगे, फटाफट बोलिए। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये जो लोन पेयर है ये क्या है, रेजोनेंस करने में बिजी है, रेजोनेंस कर रहा है। ये जो लोन पेयर है ये किस में बिजी है भाई, रेजोनेंस करने में बिजी हो रखा है, तो यहाँ पे ये बिजी है। और ये फ्री लोन पेयर है। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि मान लीजिए आप घर पे बैठे हुए हो, घर पे अगर कुछ काम कर रहे हो और आपका दोस्त आए कि यार चल खेलने चलते हैं, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे यार मेरा काम बचा हुआ है तो मैं काम करके चलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप बिजी हो तो आने वाला दोस्त है उसके साथ आप नहीं जाओगे, या आप कहोगे लेट चलेंगे। तो आपने क्या कर दिया, आपने क्या कहा कि भाई लेट चलेंगे या चलेंगे ही नहीं, क्यों, बिजी हो तब। और मान लीजिए घर पे बोर हो रहे हो, बैठे हो, फ्री बैठे हो, तो जैसे आपका दोस्त आएगा और कहेगा यार चल खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, तो आप क्या कहोगे, तुरंत यार चलते हैं, मैं भी बोर हो रहा था, चलिए मैं भी घुमाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आप फ्री हो तो आने वाला दोस्त के साथ तुरंत चल दोगे, और बिजी हो तो आप नहीं जाओगे। सेम कहानी यहां पर है कि अगर मेरे पास कोई लोन पेयर है तो यहां पर हम क्या कहेंगे, अगर वो बिजी है तो उस आने वाला जो H+ है उसके पास, उसको प्रोटेक्ट या उसको मैं मतलब H+ को अपना लोन पेयर स्लो डोनेट करेगा। और जो फ्री है अगर कोई लोन पेयर है तो हम कहेंगे यहाँ पे ये बहुत फास्ट इजीली यहाँ पे डोनेट कर देगा, इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहां से हम कहेंगे K2 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K1, मतलब यहां रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात की जाए
तो हम कहेंगे कि भाई जो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, जो फ्री लोन पेयर है, उसकी रेट ज्यादा होगी। जो लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज है, वो रेजोनेंस करने में बिजी है, तो उसकी रेट जो है वो स्लो होगी। इसलिए यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई किसकी रेट ज्यादा होगी, मतलब एसिड बेस केमिस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन होगा। आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आज काफी कुछ चीजें हमने आज सीखी है। धीरे धीरे अगली क्लास में हम बात करेंगे कि भाई कोई भी लोन पेयर है, जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस अगर कर भी रहा है तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो दो पी ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में है कि नहीं है, क्योंकि थर्ड कंडीशन जो है हमने उसके ऊपर डिस्कस अभी तक नहीं किया है कि भाई आपस में रेजोनेंस जब हो रहे हैं, दो पी ऑर्बिटल एडजेसेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों सेम प्लेन में है भी कि नहीं है। मतलब उनकी यहाँ पे अब हमें उनका प्लेन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लोन पेयर किस प्लेन में है, तभी हम चीजें इजीली सीख सकते हैं, और वो चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बैच से रिगार्डिंग आपके आईआईटी जेम की बैच, आईआईटी जेम की बैच, नेट की और गेट के बैच आपके आज से स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वीकेंड जो है वो 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं आईआईटी जेम 2024 के लिए, आईआईटी गेट 2024 के लिए, और नेट दिसंबर 2023 या जून 2023 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बच्चे मेरे पास कॉन्टेक्ट कर लेना है 8285815185। और जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल जीटीवी नगर में आपका डेमो रहेगा, आप विजिट कर सकते हो। जीटी नगर जो ऑफलाइन सेंटर है उसके ऊपर डेमो विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहें, मेहनत करते रहे और सदा आगे बढ़ते रहें और सदा मुस्कुराते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते और सदा आगे बढ़ते रहें। ठीक है। हाँ नूर, आप देख सकते